हेलो स्टूडेंट, आज की लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम पहले सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, देन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन होते हैं, दिस इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी सपोज एक पार्टिकल है जिसके लीनियर मोमेंटम का वैल्यू m भी है, और इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट पॉइंट O, उसका डेफिनेशन होंगे एज ए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस तरीके से हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते हैं R क्रॉस F, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लाइक बाय डैट इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑब्वियसली ये एक एक्सियल वेक्टर होगा। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन आर एम ही प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। यदि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आर से एम भी के डायरेक्शन में हम राइट हैंड स्क्रू को टर्न करेंगे तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस डायग्राम में वी सपोज ये पार्टिकल जिसका मास m है यूनिफॉर्म मोशन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इसकी जो वेलोसिटी v है, जो सपोज इस वेलोसिटी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड ले लें और पार्टिकल का मास 2 kg ले। इसकी एंगुलर मोमेंटम 2 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी t0 पर ये पार्टिकल ए पर है, 2 सेकेंड आफ्टर ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 × 2 यानी 4 मीटर। उस इंस्टेंट पर पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यदि हमें लिखेंगे तो इस R का MV के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज साइन थीटा होते हैं, जो R और MV के बीच के एंगल होंगे, R वेक्टर और MV वेक्टर। वेक्टर के बीच में जब भी एंगल लेते हैं तो कॉमन टेल्स के बीच में एंगल होते हैं, यानी इस R को आगे एक्सटेंड कर दें, R का टेल और MV के टेल के बीच का ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा अबाउट पॉइंट O, दिस इज इक्वल टू R MV साइन थीटा, जिसको हम चाहें तो R साइन थीटा इंटू MV लिख सकते हैं। यहाँ पर R साइन थीटा MV लेंथ, R साइन थीटा का वैल्यू लेंथ OA के बराबर है। यदि ये लेंथ OA को हम B लिखें तो B इंटू MV ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। देखिए स्टूडेंट, थोड़ी देर के बाद ये तो हमने 2 सेकंड में निकाला था, जो वैल्यू पुट करके निकल जाएंगे। मान लीजिए कुछ देर और सपोज 6 सेकंड के बाद हम बात करें तो ऑब्वियसली पार्टिकल अपने पाथ में कुछ आगे वाले डिस्टेंस यहाँ पर होगा, यानी 6 मीटर के डिस्टेंस पर। उस वक्त का जो पोजीशन वेक्टर है वो R के बजाय सपोज हम R' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंगल जो है यहाँ पर MV और R के बीच में अल्फ़ा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर जब हम इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, R' साइन थीटा डैश इंटू MV, और ये फिर हमारा B के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू में B और MV हमारा आ रहे हैं। इवन कि यदि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल भी होता, तो R इंटू उस इंस्टेंट का MV का प्रोडक्ट इस B के बराबर होता। मान लीजिए ये पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बजाय स्टूडेंट इट इज़ मूविंग अलोंग दिस लाइन। यहाँ पर एक लाइन हम ले रखे हैं जिसका इक्वेशंस हैं y बराबर √3x + 2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में मोशन अगेन पार्टिकल ए से शुरू कर रहे हैं। 2 सेकेंड आफ्टर, जैसा मैंने पिछले में डाटा दिया था, ये पार्टिकल का मास 2 kg ले रखे हैं और पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। t बराबर 2 सेकेंड आफ्टर एक हम डाटा जस्ट पुट करें कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O क्या होगा, तो
2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर होगा 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 यानी 4 मीटर। तो 4 मीटर में पार्टिकल सपोज ये पॉइंट बी पर है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए ओ के रेफरेंस में पार्टिकल जो ए बी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है ये इसकी लीनियर मोमेंटम होगी, और हम ओ से जो लाइन ज्वाइन करेंगे ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। उस वक्त पोजीशन वेक्टर और एम भी के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल को हम अल्फ़ा ले रखें। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ जब लिखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा हमारा आर क्रॉस एम भी, यानी आर साइन अल्फ़ा इंटू एम भी के बराबर। देखिए स्टूडेंट, पीछे वाले क्वेश्चन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और पार्टिकल मान लो यहाँ पर हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था जिसके हेल्प से ये वाले लेंथ हम निकाल लिए थे आर साइन अल्फ़ा, या जो थीटा लिए थे तो आर साइन थीटा के बराबर। लेकिन इस बार इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम यहाँ पर एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि ओ से लाइन ए बी में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे ओ डी बी। अब ये अल्फ़ा है, ये आर है, तो ऑब्वियस ये वाली वैल्यू क्या होगा आर साइन अल्फ़ा के बराबर होंगे। यानी यहाँ पर आर साइन अल्फ़ा का वैल्यू आप ओ डी से रिप्लेस करोगे, ओ डी इंटू एम भी। अभी भी ओ डी आपका निकालना, जब तक हम इस ओ ए के टर्म में ओ डी को नहीं लिख सकते हैं तब तक ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। सो देखिए इस राइट एंगल ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में √3 का मतलब होंगे tan 60, तो ये एंगल 60 हो गया हमारा। यदि ये 60 है तो अब आप इसमें ये एंगल भी 60 बोलेंगे, क्योंकि यदि ये 60 है तो ये एंगल 30 होगा, ये 30 होगा, ये 90 है तो ये 60 होंगे। और ये लेंथ हमारा सेगमेंट 2 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 2 और आर साइन अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 2 cos 60 का वैल्यू आर साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ से वैल्यू कहेंगे 2 मीटर, और ये वैल्यू cos 60, और ये वैल्यू m इंटू भी। यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंगे, क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। पार्टिकल में वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, इससे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अबाउट पॉइंट ओ कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछें कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए, तो वैसे सिचुएशंस में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ए बी के पैरेलल हैं और लीनियर मोमेंटम भी ए बी के पैरेलल हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में यदि वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होंगे, यानी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 होगा। हम एक अनदर एग्जाम्पल ले रखे हैं। सपोज एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है जहाँ से हम एक बॉल को बिल्डिंग के रेफरेंस में एक ऑफसेटिंग लेंथ 1.5 मीटर ले रखे हैं, और यहाँ से बॉल को 0 वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हैं। अंडर ग्रेविटी ये t सेकेंड आफ्टर इसकी जो वेलोसिटी होगी gt, और इसका लीनियर मोमेंटम होगा m gt। पॉइंट O के रेफरेंस में यदि इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग कॉर्नर को हम अपना रेफरेंस कोऑर्डिनेट ले रखे हैं, तो उस इंस्टेंट पर ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज़ आर। ये एम भी का डायरेक्शन है, जहाँ पर भी का वैल्यू gt के बराबर है। सपोज उस इंस्टेंट पर ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू फिर हम लिखेंगे आर क्रॉस एम भी, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। आर क्रॉस एम भी का जो मैग्नीट्यूड आएंगे डायरेक्शन इनवर्ड होंगे, इससे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये वैल्यू आर साइन अल्फ़ा इंटू भी का वैल्यू एम जी इंटू टी। आर साइन अल्फ़ा इस ऑफसेटिंग लेंथ, यदि इसको बी लेते हैं तो बी के बराबर होंगे, यानी बी इंटू एम इंटू जी इंटू टी के बराबर होंगे। स्टूडेंट वन थिंग जो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, -z डायरेक्शन में, पर इसकी मैग्नीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम है। हम लोग न्यूटन्स ऑफ मोशन में ये लर्न किए हैं कि लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होते हैं। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू आएंगे dLO डिवाइड बाई dt। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू b इंटू
mg के बराबर होंगे, चूँकि t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 आएंगे। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का जो वैल्यू है, यदि हम इस इंस्टेंट पर इसमें लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, उसका ओ के अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखें तो टॉर्क का वैल्यू होते हैं आर क्रॉस एफ, इट मीन्स आर इंटू एम जी, और ये वैल्यू भी क्या आएंगे साइन अल्फ़ा, और आर साइन अल्फ़ा का वैल्यू उस इंस्टेंट पर किसके बराबर है, तो बी के बराबर, तो बी इंटू एम जी। यानी इस रिजल्ट से हमें ये सीखे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टॉर्क के बराबर होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इसी में आगे जाकर ये सीखेंगे कि टॉर्क इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं टाउ इक्वल टू, वो टॉर्क इक्वेशन जैसे फोर्स और फोर्स इक्वेशन, तो ये हमारा होता है आई ए टाइम्स अल्फ़ा। अब ए क्या हो सकते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं, लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, तो हम इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं। या फिर ए क्या हो सकता है, पहला मैंने क्या बताया, ए जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे, यानी जिसके अबाउट होल बॉडी क्या है उस इंस्टेंट पर प्योर रोटेशन में। देखिए प्योर रोटेशन का मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, वो फिक्स्ड है ना। तो उस इंस्टेंट पर होल बॉडी में मोशन होते हैं एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इससे इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर दूसरा क्या हो सकते हैं, ये जो है इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करे, और जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो फिर टाउ सी एम होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होंगे, आई सी एम इंटू अल्फ़ा के बराबर। अल्फ़ा इस रिजिड बॉडी का इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस एक्सिस होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी ऑल्सो। और तीसरा एक्सिस वो एक्सिस होते हैं जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑलवेज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की ओर डायरेक्टेड हो। जैसे रोलिंग के दौरान यदि स्कीड होता है तो स्कीड के दौरान इस व्हील के टेंजेंशियल पॉइंट में एक्सेलरेशन आ जाते हैं, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो वैसे सिचुएशंस में हम इस टेंजेंशियल पॉइंट के अबाउट जो अभी मैंने ए लिखा था, अब वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वो पॉइंट ग्राउंड की कंटैक्ट में तो आया लेकिन आते ही वो स्कीड कर गया, तो स्कीड का मतलब उस पॉइंट में एक्सेलरेशन है, तो फिर हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। टॉर्क इक्वेशन वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। तो ये टॉर्क इक्वेशन है, लेकिन ये टॉर्क इक्वेशंस एंगुलर मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट तभी होता है जब ये या फिर ये पॉइंट होते हैं, यानी जब हम ए के अबाउट लिखते हैं तो आई ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखे जाएंगे, तो ये वैल्यू टॉर्क के अबाउट पॉइंट ए जब लिखेंगे तो ये आई ए इंटू अल्फ़ा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी एल ए डिवाइड बाई डी टी। सिमिलरली यदि हम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं, ये वैल्यू होते हैं आई सी एम इंटू अल्फ़ा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी एल सी डिवाइड बाई डी टी। तो इस रिजल्ट को भी हम सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का डेरिवेशंस के हेल्प से थोड़ा और सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सो नाउ यू सपोज यू हैव ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट। सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इस एक्स वाई प्लेन में, सपोज ये पार्टिकल m1 है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1, और इसकी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी हम v1 दिखा रहे हैं ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में, ये पॉइंट ओ एक्स वाई प्लेन में है। सिमिलरली हम दूसरे पार्टिकल को ले रखे हैं पार्टिकल m2, इसकी वेलोसिटी को हम v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पार्टिकल m3 है, इसके वेलोसिटी को हम v3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये पार्टिकल n पार्टिकल्स हैं, nth पार्टिकल्स, और इसके पोजीशन वेक्टर को rn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी vn। सो अब हम लोग यहाँ पर सीखने क्या जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, है ना। तो n पार्टिकल्स का यदि हम एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा LO, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे R1 क्रॉस ये वैल्यू M1 V1, फिर आपका आएगा R2 क्रॉस M2 V2, फिर आएगा आपका R3 क्रॉस M3 V3। इस तरीके से आप ऑल एन पार्टिकल्स का ऐड करेंगे।
अब स्टूडेंट्स देखिए, इस n पार्टिकल सिस्टम का उस इंस्टेंट पर कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होंगे. यू सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास है. ओ से ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग आरसीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से m1 का पोजीशंस को r1 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इस ट्रायंगल में ये सेंटर ऑफ मास ओ सी m1 के बीच में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप क्या लिख सकते हो, r1 इजकल टू RCM प्लस क्या लिख सकते हो, r1 डैश. सो ये वाले टर्म को हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं. तो रिप्लेस करने से r1 की जगह पर क्या आ जाएंगे, दैट इज RCM प्लस क्या लिख रहे हैं, r1 डैश. इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, तो m1. अब देखिए स्टूडेंट, इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दें हम, है ना, यदि r1 का पोजीशन चेंज होगा क्योंकि m1 में वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली r1 का पोजीशन चेंज होगा. तो इसका मतलब r1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट v1 कहलाएगा. तो ये हमारा v1 है और ये हमारा जाएंगे vCM और ये आएगा हमारा v1 डैश. तो हम अगला v1 को भी इससे रिप्लेस कर दें, दैट इज vCM और ये वैल्यू प्लस v1 डैश. अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने सिर्फ वन पार्टिकल का लिखा है. दूसरे का लिखेंगे तो यहाँ r2 डैश आएगा, m2 आएगा, v2 डैश आएगा. थर्ड पार्टिकल का लिखेंगे, RCM तो सभी में कॉमन होगा, r3 डैश होंगे, m3 होंगे, v3 डैश होगा. तो ऑल n पार्टिकल्स का जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली समेशन साइन लगाना पड़ेगा, जिसमें i का वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखना होगा. अब यहाँ ये जो 1 है इसको i से रिप्लेस कर दे रहे हैं, जो ये v1 है इसको i से रिप्लेस कर दे रहे हैं. i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r1 होगा, v1 होगा. i का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो r2 होगा, v2 होगा. n पार्टिकल के लिए पुट करेंगे, nth पार्टिकल के लिए तो ये rn होगा, ये vn होगा. अब यदि इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या वैल्यू आएंगे. सो देखें, पहला जो टर्म है हमारा ये आपका समझ में आ गया. देखिए इसमें एक और ध्यान रखना है, जब m2 का लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा r2 डैश, ये वैल्यू होगा RCM, है ना. ये वैल्यू था किसका वैल्यू, r2, ये था RCM, ये r2 डैश. तो सभी में फिर यही रिलेशन आएंगे. सो यहाँ स्टूडेंट हम जो रिजल्ट नीचे लिखे हैं, यदि इसको हम ऊपर शिफ्ट करें, सिस्टम ऑफ m पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, तो ये हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं, इस रिजल्ट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये टर्म है, दैट इज, देखिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, i इजकल टू 1 से लेकर n, ये वैल्यू RCM और ये वैल्यू क्या है, प्लस r1 डैश और क्रॉस ये लिख रहे हैं mi, ये m1 की बजाय ये भी mi होंगे. और नेक्स्ट हमारा ये vCM और ये वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग vi डैश. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म को. पहला टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आएंगे वो वैल्यू आएगा हमारा समेशन, ये i इजकल टू 1 to n RCM और ये वैल्यू क्रॉस mi vCM. दूसरा जो टर्म आएंगे स्टूडेंट, ये RCM का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, समेशन i इजकल टू 1 to n RCM क्रॉस ये वैल्यू mi और ये वैल्यू आ रहे हैं आपका vi डैश. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू आ रहे हैं समेशन i इजकल टू 1 to n, ये वैल्यू ri डैश. i का मतलब, i डैश का मतलब है मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्रॉस ये वैल्यू लिख रहे हैं mi vCM. ठीक है स्टूडेंट. और नेक्स्ट हमारा लास्ट है समेशन i इजकल टू 1 to n, ये वैल्यू ri डैश क्रॉस mi और ये वैल्यू vi डैश. तो हमें यहाँ पर अभी ऑल 4 टर्म्स का वैल्यू देखना होगा. देखिए इन फर्स्ट टर्म जो समेशन टर्म है वो इस i के लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी टर्म तो हमारे लिए कांस्टेंट होंगे. सो इसको क्या लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा RCM और ये वैल्यू क्रॉस समेशन mi
तो समेशन एम आई का मतलब होंगे टोटल मास, आई इक्वल टू 1 to n इंटू वी सी एम। इससे हम इस टर्म को टोटल मास से रिप्लेस कर देते हैं और टोटल मास का मतलब हो जाएंगे ये वैल्यू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब दूसरा टर्म है आर सी एम, वो तो कांस्टेंट होंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रखें समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई और ये वैल्यू वी आई डैश। देखिए स्टूडेंट, ये वी आई डैश क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विथ रेफरेंस टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आपने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेफरेंस टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑलवेज जीरो होते हैं, पर उसका फार्मूला क्या आएंगे एम वन वी वन डैश प्लस क्या आएंगे एम टू वी टू डैश, फिर क्या आएंगे एम थ्री वी थ्री डैश डिवाइड बाई टोटल मास। तो जो टोटल मास डिवीजन है यदि लेफ्ट साइड हम ले जाएं, ये मैंने क्या बताया सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी जीरो होते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म में समेशन वेलोसिटी में इम्पोज है, यानी ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला विद सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जो कि ये जीरो होगा। तो सेकेंड टर्म हमारा जीरो आ गया। सिमिलरली थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म में स्टूडेंट जो वी सी एम है वो उसमें समेशन लागू नहीं होंगे और ये वैल्यू हो जाएंगे एम आई और ये वैल्यू आर आई डैश आई इक्वल टू 1 to n और क्रॉस क्या लिख रहे हैं इसमें एम वी सी एम। तो ये जो टर्म आपका है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल एन पार्टिकल्स विथ रेफरेंस टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जीरो होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे एम वन आर वन डैश प्लस एम टू आर टू डैश प्लस एम थ्री आर थ्री डैश। तो एन टाइम्स तक जाने की बजाय उसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे डिवीजन में टोटल मास, क्योंकि हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ सेंटर ऑफ मास जीरो होते हैं, इससे ये टर्म भी क्या आ जाएंगे हमारा जीरो। अब बच्चा हमारा लास्ट टर्म क्या है दिस इज आई इक्वल टू 1 to n और ये वैल्यू आर आई डैश क्रॉस क्या लिख रहे हैं एम आई और ये वैल्यू वी आई डैश। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो रिजल्ट बचा। पहला रिजल्ट आया हमारा ये वाले टर्म, यानी ये रिजल्ट हमारा कन्वर्ट हो गया दैट इज आर सी एम क्रॉस क्या लिख रहे हैं एम वी सी एम। और दूसरा जो टर्म है फोर्थ वाले टर्म, ये वैल्यू आया हमारा कितने के बराबर दैट इज इक्वल टू समेशन आर आई डैश क्रॉस एम आई और ये वैल्यू वी आई डैश। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फार्मूला हमने लिखा है इस फार्मूले में ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसके बीच में कोई फिक्स्ड अस्पाइटल डिस्टेंसेस नहीं है, यानी उसके बीच का डिस्टेंस चेंजेबल है। लेकिन यदि ये हमारा एक रिजिड बॉडी हो जाए तो उस सिचुएशंस में एवं जो फार्मूला है जो हमने लिखा सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का अबाउट पॉइंट ओ जो ग्राउंड का पॉइंट था, इसका वैल्यू था आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम है ना, और ये वैल्यू था समेशन आई इक्वल टू 1 to n ये वैल्यू आर आई डैश है ना, और क्रॉस था ये हमारा एम आई वी आई डैश। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास सिस्टम के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो चेंज ना करें, मीन्स वो रिजिड बॉडी होंगे और रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में, जैसे ये सेंटर ऑफ मास था ये पार्टिकल 1 था है ना, पार्टिकल 1 सेंटर ऑफ मास इसके डिस्टेंस चेंज ना करें और ये इसमें मोशन भी हो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को रोल करते हुए देखते हैं या टर्न करते हुए देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास से उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट फिक्स होते हैं और सेंटर के रिस्पेक्ट में टर्न करते हैं। यदि ये हमारा पार्टिकल 1 है और इसकी वेलोसिटी v1 आई डैश है तो इसको नेचुरली क्या लिखेंगे ओमेगा इंटू आर वन डैश। तो ये जो वी आई डैश हैं वो पार्टिकल्स के लिए किससे रिप्लेस हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा डेट इज आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम, और नेक्स्ट जो टर्म है ये वैल्यू में इसको क्या लिखेंगे हम लोग दिस इज इक्वल टू
एम आई, और ये आर आई यहाँ से भी जनरेट होगा, आर आई यहाँ से भी जनरेट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएंगे आर आई डैश का स्क्वायर, है ना, और इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो होते हैं दिस इज नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, चूँकि ये मेजर किए गए हैं डैश मतलब सेंटर ऑफ मास से, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का यदि इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स हों, ये वैल्यू आएंगे RCM क्रॉस MVCM, और ये वाली वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे रिप्लेस हो जाएंगे, और ये रिप्लेस होने के बाद क्या लिखा जाएगा, ये दैट इज़ ICM इंटू ओमेगा, ठीक है, ICM ओमेगा। तो ये होते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और ये हमारा रोटेशन एंगुलर मोमेंटम, केमिस्ट्री में इसी को हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रिंग है, इसके सेंटर की वेलोसिटी VCM है, और रिंग का रोटेशन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ओमेगा, और इसकी एंगुलर मोमेंटम हम इस पॉइंट O से निकालना चाह रहे हैं, तो ये O से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा RCM, और इसकी रेडियस R है। तो O के अबाउट यदि हम इसके एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम में RCM क्रॉस MVCM में उस इंस्टेंट पर ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो जैसे प्रीवियस हम बताए ये एंगल अल्फ़ा होंगे, ये हमारा RCM है, तो RCM साइन अल्फ़ा इस रेडियस के बराबर हो जाएंगे। तो पहला जो टर्म आ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम का, यदि ये व्हील हमारा ट्रांसलेट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, तो ये हो जाएंगे MVR, और MVR का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होंगे, ये R का डायरेक्शन, ये MV का डायरेक्शन, जबकि रोटेशन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट है। यदि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, ICM ओमेगा आएंगे। अब यदि ये हमारा रोल करता है, चूँकि ये रोल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस टेंजेंशियल पॉइंट का जो वेलोसिटी देखेंगे वो VCM प्लस ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, पर यही व्हील हमारा यदि रोल करता और पूछते इसकी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O क्या होंगे, व्हील का मतलब यदि ये रिंग व्हील है तो इस केस में ये दिखा रहे हैं VCM, और ये इसका है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और रोलिंग में जो VCM है माइनस ओमेगा R, इन दोनों का जो सम ऑफ वैल्यू होते हैं ओवर द ग्राउंड ये जीरो होते हैं यदि ये रोल कर रहा है। तो VCM का मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी VCM होना, और ओमेगा R का मतलब सेंटर के अबाउट टर्न करना, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो है, तब ये ग्राउंड पर ये रोल कर रहा है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम यदि O के अबाउट लिखेंगे तो ट्रांसलेशन में तो फिर वही आएंगे RCM क्रॉस MVCM, तो ये वाले एंगल हमें लेना पड़ेगा, मीन्स ये RCM और ये एंगल अल्फ़ा, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इस केस में क्या लिखेंगे, दैट इज़ RCM क्रॉस MVCM, है ना, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होंगे, तो ये वैल्यू ये RCM कर रही है पोजीशन वेक्टर, ये स्मॉल RCM, तो साइन अल्फ़ा के बाद ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे R इंटू MVCM। और रोटेशन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इसमें क्या आएंगे, यदि रिंग है तो MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वैल्यू MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। रोलिंग में VCM ओमेगा R के बराबर होते हैं, ये ओमेगा R से रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा बाहर निकाल लेंगे, तो MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या हो गया हमारा 2MR स्क्वायर, जो कि इसके अबाउट क्या होते हैं, यदि हम ये वैल्यू लिखेंगे ये वैल्यू देंगे हमारा MR स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ये क्या है MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि हमारा पॉइंट A के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये बराबर होंगे सम वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू IA इंटू ओमेगा। यानी यहाँ पर एक रिजल्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, यदि कोई व्हील अपने एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है तब तो इसकी एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अबाउट सिर्फ रोटेशन एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि रोलिंग मोशन में ये उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस होते हैं, इसलिए हम लोग O से लाइन जो पास कर रहा है थ्रू O के अबाउट हम यदि रोटेशन एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो ये भी IA टाइम्स ओमेगा के बराबर हैं, यानी A के अबाउट हम लिखें एंगुलर मोमेंटम या O के अबाउट लिखें, दोनों सेम होंगे, और ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन है, यानी इस पॉइंट के अबाउट पूरे बॉडी क्या है इस व्हील का प्योर रोटेशन मोशन में। तो
ये तो स्टूडेंट हमारा हुआ एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर हम ये सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल करने से टॉर्क आते हैं। टॉर्क जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा जो होते हैं हमारा टॉर्क इम्पल्स इक्वेशन होते हैं। टॉर्क इम्पल्स ठीक वैसा ही होते हैं जैसा हम लोग फोर्स इम्पल्स के बारे में सीखते हैं। ये हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे उसी अबाउट हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी लिखेंगे। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस को लीड करता है जो कहलाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मेनी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही बनेंगे। जैसे एक रॉड हिंज रॉड है, एक बॉल आकर हीट कर रहा है तो हिंज पॉइंट का आउट इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाकर हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकाल सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।